y इज इक्वल टू 1/x फंक्शन को अगर x एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया जाए तो x इज इक्वल टू 1 से लेकर के x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक फैली हुई एक बहुत ही दिलचस्प शेप हमें देखने को मिलती है। इस शेप की खासियत यह है कि इसका सरफेस एरिया इनफाइनाइट है, लेकिन इसका वॉल्यूम फाइनाइट है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है क्योंकि जितने भी शेप के बारे में हम जानते हैं उनका सरफेस एरिया अगर फाइनाइट है तो वॉल्यूम भी फाइनाइट होता है, और अगर सरफेस एरिया इनफाइनाइट है तो वॉल्यूम भी इनफाइनाइट होता है। लेकिन गैब्रियल्स हॉर्न के साथ ऐसा नहीं है। चलिए इसे प्रूफ करके देखते हैं। गैब्रियल्स हॉर्न का सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों कैलकुलेट करते हैं। तो इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम एक डिस्टेंस x पर एक छोटा सा सेक्शन कट करेंगे dx। और इस dx के लिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि गैब्रियल्स हॉर्न यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली एक सिलेंडर की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस dx पर जो सेक्शन हमने कट किया है उस पर हम सिलेंडर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इस सिलेंडर का सरफेस एरिया dA मानूं, छोटे से सिलेंडर का, तो इसका जो फॉर्मूला है सिलेंडर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr h। r यहाँ पर y है और h यहाँ पर dx है। तो 2πy dx हो जाएगा और y की जगह हम रखेंगे 1/x, क्योंकि हमने गैब्रियल्स हॉर्न को जब बनाया था तो y इज इक्वल टू 1/x को कर्व को रोटेट करके हमने बनाया था। तो इस तरह से हम यहाँ पर रख सकते हैं 2π1/x dx। और अगर हमें पूरे गैब्रियल्स हॉर्न का सरफेस एरिया निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा। सो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं तो सरफेस एरिया निकल कर आता है इनफाइनाइट। आप यहाँ पर खुद भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। सिमिलरली इस छोटे से सिलेंडर के वॉल्यूम को dv मान लिया जाए तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। यहाँ पर r y है और h dx है। सो πy² dx हो जाएगा और y 1/x रखेंगे और इसी तरह यहाँ पर π1/x² dx फॉर्मूला निकल कर आएगा, जिसे हम 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ पर इस पूरे गैब्रियल्स हॉर्न का वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा जो कि है पाई। यानी कि इस गैब्रियल्स हॉर्न का वॉल्यूम फाइनाइट है जो कि है पाई, और इसका सरफेस एरिया है इनफाइनाइट। बात सुनने में थोड़ी अजीब तो लगती है क्योंकि अभी तक हमने किसी ऐसी शेप के बारे में नहीं सुना है जिसका वॉल्यूम फाइनाइट हो और सरफेस एरिया इनफाइनाइट। लेकिन फिर भी हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे कैलकुलस के जो लॉजिक है या जो टेक्निक्स है या जो मैथमेटिक्स है उसमें कोई ना कोई एरर है। क्योंकि बात अजीब तो है लेकिन कोई पैराडॉक्स तो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स सामने आता है। चलिए उस पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने यहाँ पर दो सिलेंडर्स है और आपको इसकी इनर बाउंड्री को पेंट करके दिखाना है। तो यहाँ पर एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम ब्रश की मदद से डायरेक्टली इसकी इनर बाउंड्री को पेंट कर दें, तो ये बड़ा आसान तरीका है। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि हम कलर की मदद से इस सिलेंडर को पूरा फिल कर दें, जिससे क्या होगा कि इसकी इनर बाउंड्री ऑटोमेटिकली पेंट हो जाएगी। तो इन दोनों तरीकों से हम इसे पेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या इन दोनों तरीकों से हम गैब्रियल्स हॉर्न को भी पेंट कर सकते हैं? यहीं पर पेंटर्स पैराडॉक्स सामने आता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारी सारी कैलकुलेशन एसआई यूनिट में है, तो इस गैब्रियल्स हॉर्न का जो सरफेस एरिया है वो है इनफाइनाइट मीटर स्क्वायर और इसका वॉल्यूम है पाई मीटर क्यूब। तो अगर मेरे पास पाई मीटर क्यूब की एक बकेट है जो पेंट से भरी हुई है, तो उस बकेट के पेंट से मैं इस गैब्रियल हॉर्न को पूरी तरह फील कर सकता हूँ। और जब मैं इसको फील करूंगा तो इसकी इनर बाउंड्री ऑटोमेटिकली पेंट हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसी बकेट के उतने ही पेंट से ब्रश की मदद से इसकी इनर बाउंड्री को पेंट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा सारा पेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन इसकी इनर बाउंड्री कभी भी पेंट नहीं होगी क्योंकि इसकी सरफेस इनफाइनाइट है। तो एक ऐसा टाइम जरूर आएगा जब हमारा पेंट, चूंकि वो फाइनाइट है, वो खत्म हो जाएगा और उसके आगे का जो गैब्रियल हॉर्न रहेगा वो अनकलर्ड रहेगा। तो यहाँ पर ये एक पैराडॉक्स आ जाता है क्योंकि आपके पास जो बकेट है उसमें जो पाई मीटर क्यूब वॉल्यूम का पेंट है उसकी मदद से आप इसको फील कर पा रहे हो, और फील कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उसकी सरफेस को भी पेंट कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप ब्रश की मदद से पेंट करने की कोशिश करेंगे तो पूरी दुनिया का पेंट भी अगर आप ले लेंगे तब भी आप उसको पेंट नहीं कर पाएंगे। इसे पेंटर्स पैराडॉक्स कहा जाता है। अगर इस पैराडॉक्स को आप खुद ही सॉल्व कर पाते हैं
तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी मैथमेटिक्स और फिजिक्स को लेकर के जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही शार्प है। तो इसलिए वीडियो को पॉज करके खुद इसका आंसर ढूंढने की कोशिश जरूर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एनिमेशंस की मदद से मैथमेटिक्स को सभी को एक्सेसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारे वीडियो को यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजेगा, और इस तरह से हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, और हम जो है और भी बेटर एनिमेशंस के साथ आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो मैथमेटिक्स के टॉपिक अगर आप कुछ कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करेंगे तो उस पर अच्छा सा वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इस पैराडॉक्स की गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, जब भी हम पेंट की बात करते हैं तो दो तरह के पेंट होते हैं। एक होता है मैथमेटिकल पेंट, जो बिल्कुल इन्फाइनाइटली डिविजिबल होता है और बिल्कुल कंटिन्यूस होता है, इसका रियल वर्ल्ड में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वहीं दूसरी तरफ है फिजिकल पेंट, जो कि डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। यानी कि आपके आसपास जितने भी पेंट हैं वो सारे इसी तरह के होते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो अगर आप फिजिकल पेंट की मदद से गैब्रियल हॉर्न को फील करने की कोशिश करेंगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब गैब्रियल हॉर्न का जो क्रॉस सेक्शन है वो इतना छोटा हो जाएगा कि ये पार्टिकल वहां जाकर अटक जाएगा, और ये पार्टिकल जब वहां जाकर अटक जाएगा तो गैब्रियल हॉर्न उसके नीचे का जो पोर्शन होगा वो फील ही नहीं होगा। यानी कि फिजिकल पेंट की मदद से ना तो गैब्रियल हॉर्न को फील किया जा सकता है, ना ही उसकी सरफेस को पेंट किया जा सकता है। तो फिजिकल पेंट को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो कोई पैराडॉक्स सामने नहीं आता है। और जब भी हम पेंटिंग की बात करते हैं, किसी चीज को फील करने की बात करते हैं, तो वो फिजिकल पेंट के डोमेन में आती है। मैथमेटिकल पेंट बिल्कुल आइडियल होता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे होते हैं। तो यही इस पैराडॉक्स का जवाब है। बेसिकली ये पैराडॉक्स हमें ये सिखाता है कि रियल वर्ल्ड में जितने भी घटनाएं घट रही है, जिसका हम मैथमेटिकल मॉडल बना करके उन घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, हमारे वो मैथमेटिकल मॉडल बस एक अप्रोक्सीमेशन होते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो मैथमेटिकल मॉडल जो प्रेडिक्ट कर रहा है उस कंडीशन में क्या रियल वर्ल्ड में भी वही होगा, ये अज्यूम करना सही है या गलत है। तो इस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, वरना इस तरह की गलतियां हो सकती है, इस तरह के पैराडॉक्सेस जन्म ले सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में और भी बेहतर एनिमेशंस के साथ और भी किसी अच्छे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। अगर आपके मन में कोई कॉन्सेप्ट है जिस पर वीडियो हमें बनाना चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।